अपनी फॉलोअर्स या अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाने के लिए गेट रेडी विद मी का ट्रेंड तो कर रहे हैं, बट आपका गायनाकोलॉजिस्ट आपको कह रहा है कि मुझे आपका वजाइनली चेकअप करना है, तो आप उसमें हेजिटेट हो रहे हैं। अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक को इन्फेक्शन है, कितने चांसेस होते हैं कि दूसरे पार्टनर को भी हो जाए? अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो दूसरे पार्टनर को डेफिनेटली होगा। डॉक्टर्स जानबूझ के सिजेरियन कराते हैं, हमारा बेबी तो नॉर्मल भी हो सकता था। आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? अपनी मदर से, अपनी दादी की जनरेशन से। वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग जनरेशन थे। वो प्रेगनेंसीज में डॉक्टर के पास मेडिकल बनवा के बेड रेस्ट नहीं मांगते थे। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू वॉक टॉक रेडियोस पॉडकास्ट सीरीज। मैं हूँ आपके साथ आरजे किरण और हमेशा की तरह आज एक बार फिर से एक और नए गेस्ट के साथ हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन ये बातचीत फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पॉडकास्ट से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले वेलकम कहते हैं डॉक्टर मेघना श्रीवास्तव का, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के, मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक डॉक्टर से मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि एज अ फीमेल बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी चलते हैं। एंड जब भी हम अपनी फ्रेंड से बात करते हैं या अपने किसी कलीग से बात करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके भी दिमाग में होते हैं, जो कि आज मुझे लगता है कि सबके जवाब सबको मिलने वाले हैं। कोशिश करूंगी। बिल्कुल। सो सबसे पहले लाइफस्टाइल से बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब देश आगे बढ़ता है तो मतलब कि देश की जनता भी आगे बढ़ रही है, और जब जनता आगे बढ़ती है तो आप बिजी बहुत ज़्यादा रहने लगते हो। हम सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, इसकी वजह से एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम पीसीओडी कहते हैं, ये गर्ल्स में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप कॉमन तरीके से प्लीज़ समझाइए उन लड़कियों के लिए, उन लोगों के लिए जो यूट्यूब के ज़रिए, हमारे इस चैनल के ज़रिए हमें सुनेंगे, बट उनको नहीं पता कि पीसीओडी क्या होता है। सो पीसीओडी क्या है एंड कैसे होता है? देखिए, पीसीओडी इज़ अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम मतलब ये है कि आपके पास एक यूट्रस है, 2 ओवरीज हैं, अंडेदानी है, जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं। तो पीसीओडी में जो अंडे हैं वो बहुत सारे हैं, जो ओवरी की लेयर है वो बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से क्वालिटी अंडों की अच्छी नहीं हो सकती है। एंड जो बॉडी में हार्मोन्स हैं, जिन्हें आप सिंपल भाषा में केमिकल्स भी कह सकते हैं, उस पर असर आ जाता है। तो ये सब और आपका लाइफस्टाइल से डिपेंडेंट है। देखिए, क्योंकि आजकल का ट्रेंड हो गया ना कि मुझे पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीसीओएम है। भाई, हमने हिंदी में पर्यायवाची पढ़े थे जी। तो बेसिकली ये पीसीओडी बोल दो, ओडी इज डिजीज, एस इज सिंड्रोम एंड एम इज मॉर्फोलॉजी। है वो घूम फिर के एक ही चीज, नाम अलग अलग है। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मैं सबको समझाती हूँ कि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो। डाइट और एक्सरसाइज से ऊपर कुछ नहीं है। और डाइट का मतलब ये नहीं है मैं ये कहते हैं वीगन डाइट, पेलियो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं इन सबको नहीं प्रमोट कर रही हूँ। सिंपल होम कुक्ड साफ सुथरा खाना, प्रोटीन रिच खाना, मम्मी जो बनाती थी खाना, मम्मी के हाथ का खाना, या अगर आप खुद भी कुक कर रहे हैं तो घर का खाना, और प्लस 40 मिनट्स की एक्सरसाइज। फीमेल्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये ट्रेंड नहीं है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है। तो या अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहती हैं तो वॉक करिए। वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आजकल तो सबके पास स्मार्ट वॉचेस हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो 10,000 स्टेप्स इन अ डे इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। ब्रेक्स में लेके कर लीजिए। या 40 मिनट चलिए, आपके घुटनों के लिए, आपकी मसल्स के लिए, आपकी खुद की हेल्थ के लिए। भाई, आधे घंटे एक्सरसाइज करने के बाद पॉजिटिव हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स बॉडी बनाना शुरू कर देती है, मूड एलिवेट हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है। तो डाइट, एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोटे हैं, आप पतले हो जाएंगे, आपकी साइकिल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। वैसे भी मेरे ख्याल से आधा घंटे की एक्सरसाइज करना वो एक कॉमन है, जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी बॉडी के लिए होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिर्फ बॉडी की अब बात करें, माइंड के लिए भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज करिए, आप बहुत डिप्रेशन में हैं, आपका बहुत मूड खराब है, आपकी बॉस से लड़ाई हो गई या आपकी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप अच्छा से म्यूजिक लगाइए, आधा घंटा वॉक पे चले जाइए, आप अपने मूड में चेंजेस देखिएगा आधे घंटे के बाद। तो वो तो मूड चेंज के लिए हो गया, बट कॉन्शियसली अपने हेल्थ के लिए एटलीस्ट 4 days इन 7 out of 7 days एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
सो जैसे आपने बताया कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की वजह से ही आती है जी। पीसीओडी में, बट अभी ना कुछ केसेस ऐसे भी देखा जा रहा है कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे अपना फिजिकल जो वर्क कह लीजिए आप, जिससे वर्कआउट भी हो रहा है आपकी बॉडी का, तो वहाँ वो भी कर रहे हैं, वो एक स्केड्यूल है उनका कि ठीक है हमें अपने ऑफिस का काम भी करना है, घर का खाना भी खा रहे हैं, कभी कभार बाहर का चलता है, बट उसके बावजूद भी उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं जानूं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो गई है, ये तो नोन फैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इफेक्ट डालते हैं। पानी नहीं पीते हैं लोग, हाँ। लोगों को लगता है लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं, हमको नहीं मालूम। अभी हम जाके ये तो नहीं देख सकते ना कि जो सब्जी हम खा रहे हैं या जो हम आटा ला रहे हैं वो कितना प्योर है। हर दूसरे दिन इम्प्योरिटीज़ की वीडियो आ जाती है। हाँ। एंड कहीं ना कहीं हमारा डाइट ज़रूर लैग करता है। स्ट्रेस बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली ये नेगेटिव रोल प्ले करने लगा है। सबको स्ट्रेस है, कोई खुश नहीं है आजकल। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी लाइफस्टाइल, क्योंकि थिन लीन पीसीओएस भी होता है। अच्छा। पतले पतले लोगों को भी आप सुनेंगे पीसीओएस है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हो, बट आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल तो खराब है ही। स्लीपिंग टाइम ठीक नहीं होगा। देखिए नाइट का स्लीप का पैटर्न एक रीजन से बना है। हाँ। नाइट ड्यूटीज वाले बहुत हैं काफ़ी लोगों को, और वो बेचारों की मजबूरी है, करनी भी पड़ती है, तो वो दिन में सोते हैं। आपकी बॉडी की एक सर्केडियम रिदम होती है ना, सर्केडियम रिदम जो होती है जिसमें ये है कि अनइंटरप्टेड एटलीस्ट 7 घंटे की नींद रात की होनी बहुत ज़रूरी है। आप इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, हाँ। 12 बजे आपने ऑन करा, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, एकदम से टाइम देखा रात के 3 बज गए। हाँ, कितने घंटे निकल गए। सुबह तो आपको उठ के जाना था, फिर आप 2 घंटे में जैसे तैसे ग्रॉगी इरिटेबल उठते हैं और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड अगर हम सोते भी हैं तो हमारे पास फोन हरदम रहता है, हमें फ़ोन रहता है, थोड़ी देर में मैसेज आ गया, अनइंटरप्टेड नींद नहीं है, इंटरप्शन हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो जो एक REM स्लीप होती है वो नहीं आ पाती है, डिस्टर्ब स्लीप है। तो ये सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि एक जो मिथ बने हुए हैं ना कि कोई लड़की मोटी है और अगर उसे पीसीओडी का प्रॉब्लम दिखता है तो अरे यार ये तो इतनी मोटी है, इसने अपना जो है वेट है वो रिड्यूस नहीं किया इसलिए इसको ये प्रॉब्लम है। तो इससे समझ में आता है कि किसी को भी हो सकता है अगर उनके लाइफस्टाइल में कुछ भी ऊपर नीचे है, या फिर एनवायरनमेंट या हमारा जो हम खान पीन खा रहे हैं वो क्या क्वालिटी का है। अब आप देखिए जैसे आप लोग बच्चे आजकल स्कूल के लिए या कॉलेजेस के लिए अपने होम टाउन छोड़ के जाते हैं, बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती है। आप बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट से आ रहे हैं, आप एकदम से दिल्ली जैसे शहर में आ गए जहाँ पे इतना प्रदूषण है, खाना ठीक का नहीं है, पानी ठीक नहीं है, तो क्या करेगी बॉडी? तो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं तो असर आएगा। फिर वो हार्मोनल इशू बन के सामने आ जाता है। भले आप बिल्कुल हॉस्टल का साफ सुथरा या खुद का पीजी में भी रह के साफ खाना खा रहे हो, बट आपका चेंज तो हो गया ना। आप पले बड़े तो किसी माहौल में, किसी माहौल में गए तो कहीं तो चेंजेस आएंगे ना। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल। जिन महिलाओं को या जिन लड़कियों को पीसीओडी होता है और या फिर उन्हें थायराइड जैसा कोई प्रॉब्लम है, खासकर पीसीओडी अगर है, तो बहुत सारी महिलाओं को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम अगर वो मैरिड है। बिल्कुल। तो एक ही कंसीव करने वाली बहुत बड़ी साइकिल है। कई बार हो सकता है कि महिला स्वस्थ है लेकिन एक पुरुष जो है वो अस्वस्थ है, उसकी वजह से भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है। अनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके कारण आपको क्या क्या दिखते हैं एज अ डॉक्टर जब आप अलग अलग तरीके के पेशेंट से मिलते हैं, तो कैसे कैसे केसेस आपके सामने? देखिए हमको पहले रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी समझना इम्पोर्टेंट है। 40% फीमेल फैक्टर्स होते हैं। फीमेल फैक्टर्स क्या हैं? हार्मोनल इश्यूज जो बहुत कॉमन हो गया है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा वजाइनल इन्फेक्शंस होता है जो आपके ट्यूब्स को ख़राब कर देता है, राइट। सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, थिक है, जिसकी वजह से वो स्पर्म्स नहीं ऊपर जा पाते, राइट। कुछ अननोन रीजंस भी हैं, है ना। तो 40% हो गया फीमेल फैक्टर। भाई 40% मेल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रेस भी हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज मेल्स में भी होते हैं, स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम होती है या फिर फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है। बचा कितना? 10-20% बचा, राइट। 80 तो ये हो गया। 10% में फीमेल में भी प्रॉब्लम है और मेल में भी प्रॉब्लम है, और जो बाकी 10% बचा उसमें
फीमेल के भी सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, मेल्स के भी टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, जो सबसे छोटा शेयर है बट सबसे डोमिनेटिंग और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। तो फिर उसमें करे तो करे क्या। तो फिर उसमें हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपना शेड्यूल चेंज करिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, डी स्ट्रेस अपने आप को करिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल की लाइफस्टाइल में। आजकल की बीमारियों में स्ट्रेस इज़ अ ह्यूज रोल। प्लस ऑथेंटिकली टेस्ट नहीं हो रहे। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, 20-20 साल की लड़कियां इंसुलिन रेजिस्टेंस करके आ रही हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस बॉडी इंसुलिन जो बनाती चली जा रही है, पैनक्रियास जो इंसुलिन बना रहा है वो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। जो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा सकती हूँ, यूज़ नहीं कर रही है तो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ता चला जाएगा, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगे। लोग उसको डायबिटीज से कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि दो अलग एंटिटीज हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 28 ईयर्स की मेरी एक पेशेंट थी जो मोटी थी, बट उसको डायबिटीज़ हम लोगों ने रूल आउट करी। तो आप अवेयर नहीं है बेसिकली, आपको लगता है कि मैं तो बहुत यंग हूँ। भाई मेरी पुरानी जनरेशन में 40 साल में या 50 साल में दादी को या मम्मा को शुगर आया, तो उनको तो अब आया ना मैम, अभी थोड़ी था। बट आपने उनके लाइफस्टाइल और अपने लाइफस्टाइल में फ़र्क देखा। तो साल में एक बार, इफ़ नॉट एवरी 6 मंथ्स, एक बार आपको पूरा प्रॉपरली देखिए। लैब्स बहुत खुल गई हैं, आपको नहीं पता कौन ऑथेंटिक है कौन ऑथेंटिक नहीं है। एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने टेस्ट कराइए। ज़रूरी थोड़ी आप डॉक्टर के पास तब जाएंगे जब आप बीमार होंगे। बिल्कुल। और लैब्स वाली जो आपने बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपकी एक गलत रिपोर्ट की वजह से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको जैसे इस चीज़ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक बड़ा ट्रेंड चला था कोविड में के लिए, है ना। कोविड में चला था, वो इसलिए था बिकॉज फिजिकली आप नहीं जा पा रहे थे। तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने में एक मजबूरी थी कि आप ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे थे। अब कोविड खत्म हो गए, भी 2 साल हो गए, है ना। अब और अगर हो भी रहा है कोविड पॉजिटिव तो इतना डेंजरस नहीं है, हमारी इम्यूनिटी बन चुकी है उस चीज़ से। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की जगह फिजिकली डॉक्टर के पास जाइए। सिर्फ बात करना ही सही नहीं होता है, एक फिजिकल टच डॉक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेशेंट्स हैं जो वजाइनल चेकअप्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टर्न है या नहीं कराना चाहते। आप अल्ट्रासाउंड के लिए ऊपर डिपेंडेंट है, बट आप वो जो एक फिजिकल टच है उसको नहीं रिप्लेस कर सकते। बहुत सारी चीज़ें उससे पता चलती हैं। तो अपना माइंड को मैंने देखा है कि आज जो जनरेशन है, जितना टेक्नोलॉजी वाइज एक्सपैंड हो रहा है ना होराइजन, हमारा ब्रेन का होराइजन उतना ही कम होता चला जा रहा है। हमारी समझने की जो शक्ति है, जो एक ह्यूमन कम्युनिकेशन है, वो बहुत कम होता चला जा रहा है, सीमित हो गया है। बहुत ज़्यादा अपने आप को हम लोगों ने एक व्यूज़ फॉर्म कर लिए हैं कि डॉक्टर ऐसा है, डॉक्टर वैसा है, या लोग तो ऐसे बोलते हैं, लोग तो वैसे बोलते हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मेरी दादी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? ये बहुत स्ट्रेंज थिंग है जो आप बता रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है। वो सुन के एक ये एहसास भी होता है कि एक ज़माना था जब एक मेंटालिटी बन गई थी कि अगर फीमेल को कोई प्रॉब्लम हुई है तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास तुम जा ही नहीं सकते। इस वजह से लोग हिचकिचाते थे। लेकिन आज जैसे आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हो कि फीमेल्स के साथ में भी लोग हिचकिचाने लगे हैं। हाँ, एक फीमेल के साथ ही हिचकिचाने। एग्जैक्टली। अभी इस चीज़ से मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि आप देखिए, ये हम डिस्कस भी कर रहे थे, वो जो गेट रेडी विद मी का ट्रेंड चला है ऑनलाइन, आप पूरा तैयार हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एक जीरो से लेके मेकअप से लेके एवरीथिंग। मतलब आई होप आप समझ रहे हैं। हाँ, मतलब हम जो है अपने, मतलब एक टाइम ऐसा था कि अगर आपने 2 कपड़े सिर्फ अपने शरीर में पहने हैं तो उसको बोल दिया जाता था हो MMS निकल गया, या फिर क्या बोल्ड वीडियो आ गई है। बट आजकल शुरुआती वहीं से होती है, गेट रेडी विद मी का ट्रेंड है। एग्जैक्टली। और बड़ा ही अजीब बात है कि आप अपनी फॉलोअर्स या अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाने के लिए गेट रेडी विद मी का ट्रेंड तो कर रहे हैं, बट आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको कह रहा है कि मुझे आपका वजाइनली चेकअप करना है, तो आप उसमें हेजिटेट हो रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका है? हमारा ही। एग्जैक्टली। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन टच। आप ह्यूमन हैंड्स, ह्यूमन फिंगर को नहीं रिप्लेस कर सकते। वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसे है कि अगर आपकी कहीं से हड्डी टूटी है, जब तक डॉक्टर उसे टच नहीं करेगा, हल्का सा हिलाएगा नहीं, आपको दर्द भले ही होगा, बट जब तक हिलाएगा नहीं, देखेगा नहीं, तब तक पता भी नहीं चलेगा कि मतलब सिर्फ एक्सरे पे ही आप डिपेंड नहीं रह सकते। आप बिल्कुल वैसे महंगे MRI करा लीजिए, CT स्कैन करा लीजिए, फिक्स तो डॉक्टर ही करेगा, हाथ तो लगाएगा।
तो आप हाथ लगाने से क्यों इतना हेजिटेट करते हैं? आपने यहाँ पे एक दो चीज़ें आपने यहाँ पे टच करी, एक सर्विकल के बारे में और एक विजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। सबसे पहले विजाइनल इन्फेक्शन से जाते हैं, क्योंकि ये इतनी कॉमन और इतनी छुपाने वाली बीमारी हो गई है ना आजकल के टाइम पे। बीमारी क्या, एक इन्फेक्शन है जो मुझे लगता है कहीं भी हो सकता है, बट जब विजाइनल इन्फेक्शन की बात आती है तो इतना ज़्यादा क्यों हेजिटेट हो जाते हैं हम किसी को बताने के लिए? क्या ये एकदम कई लोग इसे छुआछूत जैसी बीमारी भी समझ जाते हैं, नहीं है, बट ये हाँ। है, मतलब लोगों के बीच में जब हम निकलते हैं ना तो लोग सोचते हैं कि बिल्कुल अगर हमने वही वॉशरूम यूज़ किया तो नहीं यार अगर मुझे भी हो जाए, बट ये नहीं है नहीं। या है? आप इस पर प्लीज बताएं। देखिए ऐसा ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये मोर ऑफ अ हाइजीनिक वाली प्रॉब्लम है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं फिर भी आपको वजाइनल इन्फेक्शंस हो रहा है तो आप एक्सेप्ट करिए या ना करिए, कहीं ना कहीं आपकी हाइजीन इज एट फॉल्ट। या तो आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, हाँ देखिए मैं कभी यूरिन होल्ड करने के लिए कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लिया, उससे आप इन्फेक्शन कैच करके आ गए। फीमेल एनाटॉमी थोड़ी डिफरेंट होती है ना, हमारा थोड़ा थोड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सारे हमारे नीचे के पार्ट्स के ऑर्गन्स है ना, सारी ओपनिंग्स हैं, तो एक से दूसरे पार्ट में चला गया, इन्फेक्शन लग गया। या आप पर्सनली जैसे देखिए एक बड़ा बीच में चला था कि शुड यू रिमूव योर प्यूबिक हेयर और नॉट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, ये तो बनाई हुई चीज़ है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि इट इज़ अगेन आपका चॉइस है, आपको अपना हेयर रिमूव करना है या नहीं करना है, बट हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आपको पीरियड होते हैं तो ब्लड के पार्टिकल्स चिपक जाते हैं बाल में, हाँ। सिंपल सी बात है, अगर आप साफ सुथरे नहीं रहेंगे, वजाइना से जो ब्लड निकल रहा है, जो यूट्रस का पीरियड वाला ब्लड निकल रहा है, वो वजाइनल म्यूकोसा से मिक्स होके सारे से मिक्स होके वो इसीलिए इतना स्मेल करता है बेसिकली, तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी कर देगा। अगर आपने हर 4 घंटे में पैड चेंज नहीं करा, आपने हेयर ठीक से क्लीन नहीं करे, तो अगर आपको नहीं करने हैं क्लीन तो आप ट्रिम कर लीजिए। फिर बिकिनी वैक्स का बड़ा ट्रेंड चल गया है, तो वो अल्टीमेटली है तो केमिकल। हेयर रिमूवल क्रीम्स जो आती हैं अल्टीमेटली दे आर केमिकल्स, जो आपकी नीचे वाली स्किन और आपकी हाथ वाली स्किन से थोड़ा तो डिफरेंट है, बिकॉज दैट इज योर इंटीमेट पार्ट्स। तो उसके लिए ये है कि भाई देखिए फिर यू शुड यूज अ रेजर, डिस्पोजेबल रेजर्स मिलते हैं वो यूज़ करिए। तो हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार लोगों का होता है कि यूरिन के बाद 1-2 ड्रॉप्स गिर जाती हैं, आपने क्लीन भी नहीं करा, आपने अपना अंडरगारमेंट पहना और आप चले गए, तो वो जो यूरिन निकला, यूरिन इज एन एक्सक्रीटा फ्रॉम द बॉडी, वो निकला, वो भी तो आपको इन्फेक्शन कर देगा। ये जो वेदर है, मानसून का वेदर है, ये बड़ा उमस वाला वेदर है, चिपचिपाहट, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत निकलता है, आप सुबह से शाम तक एक ही पैंटी पहने हुए, आप टॉयलेट साफ नहीं यूज कर रहे हो, तो सब कुछ घूम फिर के हाइजीन पे आ जाता है। बिल्कुल। तो हाइजीन खराब होगी तो जो डिस्चार्ज, हेल्दी डिस्चार्ज होता है, तो लोगों को लगता है मुझे वाइट डिस्चार्ज होता है, आपको ये भी समझने की जरूरत है कि वाइट डिस्चार्ज सबको होता है, वो अनहेल्दी और हेल्दी में फर्क समझना सीखिए। हाँ, कि मतलब कब वो अनहेल्दी और कब वो नहीं है। एग्जैक्टली, कब वो नहीं। जैसे आपने एक और चीज बोली कि यदि आप सेक्सुअली आप एक्टिव नहीं है तब हो रहा है, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर आप मैरिड पर्सन है या नहीं भी है और फिर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और तब भी आपको इन्फेक्शन है, तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की जरूरत? उसमें मेरा ये मानना है कि उसमें आपके पार्टनर को भी अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आपके पार्टनर का भी हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, दोनों, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल और फीमेल की दोनों है। कई बार फीमेल बहुत बेचारी हाइजीन मेंटेन करके चलती है बट उसका पार्टनर मेंटेन नहीं करता, क्योंकि देखिए मेल्स में यूरिन और एजैकुलेशन का एक ही ऑर्गन है, राइट? तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लस फ्लेवर्ड कॉन्डम्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, ये चीज़ मैं बहुत एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हैं वो दे आर ओनली मेंट फॉर ओरल सेक्स, क्योंकि वो फ्लेवर क्या है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, हाँ। है ना, वो वजाइना के जो बैलेंस पीएच जब हम स्कूल में पढ़ते थे उससे रिएक्ट करता है, तो ईस्ट इन्फेक्शन बहुत हो जाता है। तो कई बार ना पेशेंट्स इतनी छोटी, ये बहुत छोटी बात है बट ये बताते नहीं है कि मैम मैं लेटेक्स से बनता है ना कॉन्डम, हाँ। कि मैं उससे एलर्जिक हूँ, या मैं ये वाला कॉन्डम यूज कर रही हूँ, या मेरे हस्बैंड ने ये इस ब्रांड का या इस कंपनी का या इस फ्लेवर का यूज किया था। तो आप वो हिस्ट्री जो आप डॉक्टर से ओमिट कर देते हैं, जो बताते नहीं हैं, हाँ। जो छुपा रहे हैं, क्योंकि दवाइयाँ दे रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक सोचना पड़ता है, यहाँ तक आपको देखना है कि आप क्या हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एडवोकेट और अपने डॉक्टर से कुछ मत छुपाइए, प्लीज मत छुपाइए। हाँ। आप ही का नुकसान है। देखिए हम भी सोचते हैं कि क्या हो रहा है, फिर दुनिया भर के टेस्ट लिखते हैं, कराते हैं, कोई चीज़ ऐसी अनडायग्नोज ना चली जाए। बट बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ये हैं, ये बहुत छोटा पॉइंट है। देखिए हार्डली कोई पूछता होगा कि तुम कॉन्डम यूज़ कर रही हो तो तुम कौन सा फ्लेवर यूज़ करती हो या तुम सिंपल यूज़ करती हो, ये भी डॉक्टर को बताइए प्लीज़, अगर आप ठीक रहना चाहते हैं। और अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक को इन्फेक्शन है तो ये कितने चांसेस होते हैं कि दूसरे पार्टनर को भी हो जाए अगर उसे नहीं है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो दूसरे पार्टनर को डेफिनेटली होगा। ओके, तब तो और भी और अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स में बहुत जल्दी हो जाता है ना, बहुत जल्दी साइन सिम्टम्स आ जाते हैं, मेल्स में थोड़ा बाद में आते हैं। ओके। तो कई बार कुछ डॉक्टर्स, मतलब ऐसे ही, नॉट टू से एनीथिंग बैड अबाउट एनीबडी, बट कुछ डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट देते हैं, वो सिर्फ महिलाओं को ट्रीटमेंट देते हैं। आपको हर बार पार्टनर ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि और कई बार ऐसे भी आते हैं कि मैम मेरे तो हस्बैंड ने खाया ही नहीं, वो तो गुस्सा करते हैं, तुझे दिक्कत है तू खा, मैं क्यों खाऊं। ये मत करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी वाइफ। आपके सामने कभी ऐसे केसेस आए हैं? 90% पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो आप उन्हें कैसे डील करते हो? समझाते हैं। देखिए कई बार डॉक्टर्स को कई बार डांटना भी पड़ता है, कई बार प्यार से समझाना भी पड़ता है, कई बार इमोशनल करना पड़ता है, कई बार थोड़ा सा मतलब यू हैव टू प्ले विद योर इमोशंस एट टाइम्स। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है दैट हाइजीन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पार्टनर्स। और अगर आपको भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है तो यू शुड टेक दैट बिकॉज इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर वाइफ और योर पार्टनर, एज सिंपल एज दैट। ओके। एंड एक मतलब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में जिन लोगों को वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, आप उन्हें कोई डाइट में कुछ ध्यान रखने के लिए कहना चाहेंगी? क्योंकि डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ नहीं, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं। ओके, ठीक है। पानी बहुत पीजिए बस। हाँ, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, एटलीस्ट यूरिन इन्फेक्शन से तो बच सकते हैं। और आजकल तो मार्केट्स में पीएच को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वॉशेस आ गए हैं। कई बार सोप नहीं यूज़ होता है, कई बार एलर्जी हो जाती है, तो वजाइनल वॉश यूज़ करिए। वंस इन अ डे इज मोर देन इनफ, पीरियड में ट्वाइस इन अ डे इज मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस या डॉक्टर्स की भी कई बार ऐसे वीडियोस सामने आते हैं कि आप इस तरीके के वॉशर्स यूज़ मत करो। देखो हर चीज़ के पीछे ना पीएच लिखा होता है। अगर वो लिखा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है और दिन में एक बार यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, है ना। और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल सोप एंड जो बहुत ज़्यादा केमिकली ना बना हुआ हो सोप, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। बट हाइजीन तो रखनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है। सर्विकल कैंसर जो कि हाल ही में एक बहुत बड़ा टॉपिक मतलब हाँ। ये रेज हुआ था इस वजह से, क्योंकि पूनम पांडे उन्होंने एक एक्शन ही कह सकते हैं उसको, वो एक्शन किसी भी टाइप का उनके लिए रहा हो, लेकिन इसके जरिए ये बात उछलकर बाहर आई थी कि ओके, अब हर कोई सर्विकल कैंसर के बारे में बात करने लगा था। सर्विकल कैंसर क्या है, कैसे होता है और कैसे हम सब इससे बच सकते हैं अगर हम पहले ही थोड़ा ध्यान दे देते हैं। देखो फीमेल्स में ना कैंसर सर्विक्स, यूट्रस और ब्रेस्ट, ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन है जो बहुत देखने को मिलती हैं। तो अगर अगेन हम मैरिड और अनमैरिड की बात करें, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड मतलब अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अनमैरिड, लेट्स टॉक अबाउट वेदर यू आर सेक्सुअली एक्टिव और नॉट। इफ़ यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव तो वैक्सीन अब जो इंडिया ने बनाई है, सर्वावैक वैक्सीन जो है, उससे आपको अनमैरिड स्टेट में 99% कैंसर सर्विक्स से प्रोटेक्शन मिलेगा। 3 डोजेज लगती हैं, 0, 2 एंड 6 डोज लगती है उसकी। आप डॉक्टर से मिलिए, उसको लगवाइए। अगर आप मैरिड हैं तब भी अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे तो आप 90% उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जो बाकी जैसे हर्पीज़ हो गया है ना, HSV जो एक वायरस होता है, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। बल्कि अब तो देखिए स्टडीज़ आ गई हैं जिसमें कि मेल्स को भी ये वैक्सीन लगना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो मेल्स को भी प्रोटेक्शन देंगे। सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन इंडिया मतलब हम कह रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, बट जो उसमें जो स्ट्रेन्स हैं वो मेल्स के लिए भी, जो 12 साल तक के बच्चे हैं अपने, अगर आपके बच्चे हैं 12 साल तक के, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे मिलकर डिस्कस करिए अपने बेटे के लिए भी कि 12 साल तक लड़कों को भी अब स्टडीज आ रही है कि लगना चाहिए। बट सर्विकल कैंसर है क्या ये चीज़? सर्वाइकल कैंसर इज बेसिकली थोड़ा तो जेनेटिक भी है। उसमें क्या है, जो हमारी कैंसर क्या होता है, जो
नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं अब नॉर्मली वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, Yes. राइट वो कैंसर, तो वो सर्विक्स मतलब यूट्रस का जो बच्चेदानी का मुंह जो सिंपल भाषा में कहते हैं उसका कैंसर मतलब जो उसके सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गए हैं और वो कैंसर का रूप उन्होंने ले लिया है, तो वो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर आपकी फैमिलीज में रन करता है। Okay. अब जैसे अब की तो जनरेशन बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है, बट जो हम बात करें जो पहाड़ के पेशेंट्स हैं, जो बेचारी अम्मा हैं, पता ही नहीं उनको, कितने पेशेंट्स हैं जो एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर लेकर आते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ बात हम फिर आते हैं सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ की। देखिए पैप्समेयर एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, आपको हर 6 महीने में पहले वो टेस्ट कराना चाहिए। अगर वो टेस्ट 3 बार कराया, तीनों बार नेगेटिव है तो साल में 1 बार ज़रूर आपको टेस्ट कराना चाहिए। एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ या 35 ईयर्स के बाद, स्पेशली 40 ईयर्स के बाद, हर लेडी को ब्रेस्ट का चेकअप, एक यूट्रस का चेकअप जिसमें पैप्समेयर आता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, वो ज़रूर कराना चाहिए। Okay. होने को तो देखिए कैंसर हो जाएगा, बट अब जो नई नई वैक्सीन्स आ रही हैं तो आपको उसको यूज करके एटलीस्ट अपने अब जो जनरेशन आ रही है उसको प्रोटेक्ट खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो और आने वाली जनरेशन जनरेशन को। और जैसे आपने बताया कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहा है किसी को बच्चादानी का कैंसर, तो वो जा सकता है आने वाली जनरेशन में, मदर्स टू डॉटर्स। हाँ, है ना? तो ये सिर्फ एक बच्चादानी कैंसर की ही बात है या फिर किसी भी टाइप का कैंसर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री? हाँ, नहीं कैंसर तो देखिए फैमिली हिस्ट्री में है तो अपना चेक कराना चाहिए। बट क्योंकि हम फीमेल ओरिएंटेड बात कर रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स का कैंसर और यूट्रस कैंसर, ये 3 कैंसर ऐसे हैं कि अगर आपकी फैमिली की किसी फीमेल को हुआ है, फर्स्ट मतलब नॉट जस्ट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, हो सकता है किसी की दादी को हुआ हो, किसी को नानी को हुआ हो, किसी की मासी को हुआ हो, आपको अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। अवेयर नहीं भी होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, बट अवेयरनेस तो रहनी चाहिए। हाँ. उसके लिए मिलो भाई गायनेकोलॉजिस्ट से। लोग डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे आप रिसेंटली मैरिड हैं, आप बेबी नहीं चाहते हैं, आप मिलिए डॉक्टर से, डॉक्टर आपको प्रिकॉशंस बताएगा। ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन लेके आ जाते हैं, एमटीपी पिल्स लेके आ जाते हैं, उसके भी अपने नुकसान हैं। तो एक बार डॉक्टर से अपना जनरल हेल्थ डिस्कस, और कोई डॉक्टर मना भी नहीं करेगा, हाँ, नहीं करता। ये हमारा काम है आपको अवेयर करना। तो एक बार अपना हेल्थ चेकअप, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आप ही के पास आएंगे, हमारे पास ही आएंगे। और कई बार आप इतनी ज्यादा प्रॉब्लम करके आते हैं कि इवन वी आर हेल्पलेस। हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स के बारे में बात करें जो कि फीमेल में ही पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें। अभी हाल ही में एक सेलिब्रिटी है हिना खान, तो हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, वो भी 3rd स्टेज। और ये सोचने वाली बात है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी तो पूरी टीम होती है जो उनकी हर चीज का ध्यान रखती है, उन्हें कैसे पता नहीं चला कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्टली 3rd स्टेज में। सो अगर डॉक्टर पे जाने से पहले हमें खुद पता चले कि हम बीमार हैं तब हम जाते हैं। तो अगर हमें पता करना हो कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है तो हम कैसे खुद को एग्जामिन कर सकते हैं ताकि हमें टाइम पे पता चले और हम डॉक्टर के पास जाएं? उसके लिए देखो आपको ना सेल्फ एग्जामिनेशन सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा होता है पीरियड के बाद आप कोई भी एक डेट चूज कर लीजिए एवरी मंथ, राइट? जब आप नहा धो के आ जाएं तो मिरर के सामने खड़े होके ये बैक ऑफ हैंड जो होता है ना, इससे आप अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से फील करिए। अगर आपको कोई छोटी सी गुठली या गांठ लग रही है जो पहले नहीं थी, डॉक्टर से मिलिए जाके। या आप मिले, डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो फैट टिश्यू से बनता है, कई बार फैट की गुठली बन जाती है, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बी अवेयर। अगर वो गुठली गांठ आपको बड़ी होती हुई दिख रही है, डॉक्टर से मिलिए। दूसरी बात, कभी कभी बॉडी भी ट्रिक्स प्ले कर देती है, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते, पेशेंट्स कहते हैं मैम हमें तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कि साल में एक बार, आजकल देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी के अल्ट्रासोनोग्राफी होने लग गई। अल्ट्रासाउंड्स आर सेफ, है ना। हम पहले मैमोग्राफी ही एक ऑप्शन था जिसमें रेडिएशन लगती थी, वैसे भी मैमोग्राफी हम लोग 30 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो जैसे साल में एक बार आप अपना हेल्थ चेकअप रखते हैं तो उसमें एक तो अल्ट्रासाउंड कराइए पूरे पेट का, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराइए, और सेक्सुअली एक्टिव है तो पैप्समेयर कराइए, सेक्सुअली एक्टिव नहीं है कोई बात नहीं, फिर आप अल्ट्रासाउंड में सर्विक्स और यूट्रस तो देखते ही है ना, तो वो कराइए, है ना। और बाकी अगर जैसे कुछ एडवांस स्टेज के साइन सिम्टम्स ये होते हैं कि जो ब्रेस्ट में आप चेंजेस देखिए, निपल्स होते हैं अंदर, रिट्रैक्टेड निपल्स हो जाते हैं, अंदर धस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं निपल्स। आपको गुठली या गांठ हाथ लगाएंगे तो पेनफुल होना शुरू हो जाएगा। जो कलर है सराउंडिंग टिश्यू का वो रेड कलर का होने लगेगा, उसको हमारे पीडी ऑरेंज कहते हैं, मतलब ऐसा लगेगा जैसे संतरा है।
तो वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ब्रेस्ट का जो टिश्यू है वो बगल तक जाता है, एक्सिलरी ऑफ टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं उसको। तो आपका पेन जो है वो कंधे पे, बगलों में, पीछे की तरफ रेडिएट होने लगेगा। आपको कई बार डिस्चार्ज निपल से निकलना शुरू हो जाता है, कई बार ब्लड मिक्स डिस्चार्ज निपल से निकलता है। तो अगर निपल्स रिट्रैक्ट हो रहे हैं, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो रहा है, स्किन का कलर टेक्सचर चेंज हो गया है, इट कैन बी कैंसर। कई बार ब्रेस्ट में इन्फेक्शन भी हो जाता है, पस वगैरह भी पड़ जाता है, इन्फेक्शन भी होता है। बट अगर आपको ऐसे चेंजेस लग रहे हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हाँ, और अगर नहीं भी है तो भी जाना तो भी जाइए। अगर गुठली बड़ी होती हुई दिख रही है तो जाइए डॉक्टर के पास, क्योंकि फिर हम आगे टेस्ट कराएं। एंड देखिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाता है, उसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। यूट्रस कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए, कैंसर सर्विक्स अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए, एज कम्पेयर टू गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास के कैंसर में, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है कैंसर डायग्नोज करना, ये वाले कैंसर्स अगर आप अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर पाए तो आपका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। मेरी खुद की फैमिली मेंबर है, मेरी अपनी खुद की बुआ हैं, उनको प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है जब फीमेल्स में पीरियड रुक जाता है। सबके साथ होगा, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। 1 साल तक अगर आपका पीरियड रुक गया 45 अबव में, तब उसको हम मेनोपॉज बोलेंगे। 1 साल के बाद अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो यूट्रस के कैंसर डायग्नोज अर्ली हो गए। मेरी खुद की बुआ का यूट्रस का कैंसर था, डायग्नोज हुआ, एंड थैंक गॉड बुआ बिल्कुल हेल्दी है। वो यूट्रस रिमूव कर दिया हम लोगों ने, शी इज एब्सोल्युटली हेल्दी, बिकॉज वो अवेयर थी, नॉट बिकॉज उनकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, बट पर्सनली भी वो अवेयर थी। अब आप एडवांस स्टेज की बात कर रहे हो, लोग ना अरे क्या हो गया, अब दोबारा ब्लीडिंग है तो स्टार्ट हो गई, कोई बात नहीं। कोई भी चीज़, देखिए मैं सिर्फ एज अ गायनाकोलॉजिस्ट नहीं कह रही हूँ, मैं इन जनरल कह रही हूँ, कोई भी चीज़ अगर आपको अब नॉर्मल लग रही है, चाहे आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए, अपने अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर से कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को इग्नोर मत करिए। हेल्थ आज के टाइम पे, आफ्टर कोविड, हेल्थ हैज़ टू बी अ नंबर 1 प्रायोरिटी, नो मैटर व्हाट। क्योंकि लोग आज जो आपने बोला कि किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, पर जाइए, क्योंकि वही आपको सही गाइड कर पाएगा कि अब किसके पास जाना है, अब किसके पास जाना है। एंड अभी ना ये चीज जैसे आपने बोला भी कि कोविड के बाद, बट कोविड के बाद भी ज्यादा ना लोग अब थोड़ा सा वैसे हो गए हैं कि वीडियो देख लिया किसी इन्फ्लुएंसर का, हाँ, किसी यूट्यूब पे कोई देख लिया, कुछ हुआ तो गूगल कर लिया, अच्छा ठीक है इसकी तो होम रेमेडीज है, अच्छा ठीक है ये ऐसे हो जाते हैं। और आप बता भी रहे थे अपने एक्सपीरियंस से कि लोग मुझे खुद ही आके बताते हैं कि मुझे ये तो है, ये प्रॉब्लम है। अब फिर उन लोगों का जवाब ये आता है कि मैडम हमें तो पीसीओडी है, या मुझे तो कुछ भी बीमारी का नाम लेके बोल देते हैं, आई हैव एसटीडी या ईस्ट इन्फेक्शन है मुझे। तो देखिए फिर यूट्यूब पे तो ट्रीटमेंट्स भी हैं, सर्जरी भी है, कर लीजिए, हाँ, है ना। फिर डॉक्टर क्यों बन रहे हैं हम? मैं हर बार कहती हूँ, अगर मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ तो एक रीज़न है ना, मैंने 11 साल पढ़ाई करी है उस चीज़ की, एक ही चीज़ को 11 साल पढ़ा है मैंने लगातार। या अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो उस डॉक्टर ने स्पेशलाइजेशन करी है उसमें। गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है गूगल, है ना। हम भी कई बार अपने आप को अपडेट रखने के लिए गूगल में क्विकली देख लेते हैं, जाके लाइब्रेरी से बुक्स तो नहीं खोल के देख सकते, बट वी नो कि किस चीज़ पे कौन सी चीज़ जाती है। आपको डाउट है, आप अपनी अवेयरनेस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जिससे शायद आप अपने डॉक्टर से फ्रैंक डिस्कशन कर सकते हैं। पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लीज हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एट द एंड गूगल में हर चीज तो कैंसर है, तो सबको कैंसर थोड़ी हो रहा है। हाँ, मतलब गूगल से अगर हम देख रहे हैं तो अपनी अवेयरनेस के लिए आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ मुझे ये चीजें हो रही है, मैंने नोट डाउन कर लिया है, अब मैं डॉक्टर से डिस्कस कर लूंगी या कर लूंगा कि ये मुझे प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हम उसमें एलिमिनेट कर लेंगे कि नहीं देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया का मेरे हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है। आप डॉक्टर तो दवाइयाँ लिख देता है, होम रेमेडीज़ कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। देखिए मैं डायबिटीज़ का एग्जांपल दूंगी आपको। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम है क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पहुंच जाती है। अभी हम इतने मेडिकली एडवांस नहीं हुए कि हम जेनेटिक्स को चेंज कर दें, हाँ, है ना, कि आपकी जेनेटिक्स चेंज कर दी, आपके बच्चों में वो चीज़ नहीं है। ये अभी हो जाएंगे इतने एडवांस, बट अभी हुए नहीं, बट अभी टाइम लगेगा, बिल्कुल। तो उसमें क्या है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल खराब है, तो अब 40 साल जो बीमारी पहले 40 साल के बाद पता चलती थी, अब वो 22, 23, 24 साल में पता चलने लगी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये नेगेटिव ना जाए, बट आयुर्वेदी पे चले जाएंगे, होम रेमेडीज करने लगेंगे, और जब इतना सीरियस मैटर हो जाएगा तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डायबिटिक फुट हो जाता है, डायबिटिक फुट मतलब इतनी अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो गई कि पैर में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। आपने खूब सारी होम रेमेडीज़ कर ली, यूट्यूब पे ये देख लिया, वो देख लिया, आपने ये तो समझा नहीं कि आपकी किस
कैसी जा रही है डायबिटीज़, कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही है, कितना आपको इंसुलिन चाहिए, कितनी दवाई चाहिए, वो तो आपको पता नहीं है। अल्टीमेटली आप इतना कॉम्प्लिकेट करके पहुंच गए कि आपका पैर काटना पड़ गया आपकी जान बचाने के लिए। तो हर चीज़ का जवाब गूगल पे नहीं है। अगर गूगल पे सब कुछ होता तो देखिए हम लोग बेवकूफ़ नहीं है जो 11 साल पढ़ रहे हैं, फिर तो डॉक्टर ही बनना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वो आप, और इसमें हमें कोई डिसएडवांटेज नहीं हो रहा, ये भी समझना पड़ेगा हमारे देश की जनता को कि इसमें डिसएडवांटेज डॉक्टर्स का नहीं है। हाँ, हमें फ्रस्ट्रेशन होगी, हम इरिटेट होंगे कि क्यों नहीं समझ रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप ही सफरर हैं, क्योंकि जब आप इतना कॉम्प्लिकेट करके आ जाएंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर नॉट गॉड्स। पहले हद देता ना, डॉक्टर भगवान का रूप है, देखिए हमको इंसान ही मानिए, हम भगवान नहीं हैं, हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, बट आगे से आपको आना पड़ेगा। हम हर किसी के घर जाके नहीं नॉक कर सकते। बिल्कुल, सबसे पहले अपनी हेल्प हमें खुद करनी पड़ेगी। गॉड हेल्प्स हाँ। दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। हाँ, तो आप आएंगे, वी आर देयर फॉर यू, बट अगर आप नहीं समझना चाहेंगे तो वी कांट डू एनीथिंग। बिल्कुल, दैट्स अ फैक्ट। अब जैसे ये आपने क्लियर कर दिया कि लोग जो है ज़्यादा यूट्यूब और ज़्यादा गूगल के भरोसे ना रहे, लेकिन होम रेमेडीज करें आप, लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर आपको बता दे प्रॉब्लम क्या है, हाँ, उससे पहले शुरू ना हो जाए, उससे पहले शुरू ना हो जाए, एक बार मिल लीजिए, मिल के आप करिए। अब भाई अदरक, हम लोग बचपन में मम्मी हम लोगों की अदरक घिस के दूध में देती थी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। बट अगर आपका रिकरेंट जॉइंट पेन है, होता ही चला जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो एक बार मिलके देखिए, क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़, जैसे आपने बोला कि होम रेमेडीज खुद ही कर लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें, ये केसेस तो आपके पास बहुत तब भी आते होंगे जब लोग कंसीव नहीं कर पाते, हाँ, अपनी प्रेगनेंसी वो डिले हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम पे भी होता होगा। प्लस जब डॉक्टर ये कह देता होगा किसी प्रेग्नेंट लेडी को कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपकी डिलीवरी नॉर्मल कराना, तब घर वाले इधर उधर से, मासी ने ये बोल दिया ऐसे कर ले हो जाएगा तब तक नॉर्मल, या किसी ने कुछ कह दिया। कैस्टर ऑयल पिलाने का पहले बहुत ट्रेंड था। अच्छा, तो प्लीज हमें ये बताइए, हाँ। क्योंकि ना एक भ्रांति बहुत चल पड़ी है मार्केट में, वो ये कि डॉक्टर्स जानबूझ के सिजेरियन कराते हैं, हमारा बेबी तो नॉर्मल भी हो सकता था। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बाहर आ रही है। हाँ, तो एज अ डॉक्टर आप प्लीज इसके बारे में क्लियर। बिल्कुल, देखिए लोग कहते हैं डॉक्टर तो नॉर्मल ट्राई भी नहीं करना चाहते। अब आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? अपनी मदर से, अपनी दादी की जनरेशन से। आपने क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ सोची कि हम लोगों के लिए, जो मिलेनियल्स हैं या जो अब जेनजीज हैं या जेन अल्फा आ रहे हैं, हम लोगों के पास अब वॉशिंग मशीन्स भी हैं, 24 आवर्स पानी की सप्लाई भी आती है, मेड्स भी हैं, नैनीज भी हैं, डिश क्लीनर्स भी हैं, सब कुछ है हमारे पास, है ना। हमसे जो पुरानी जनरेशन थी, अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोलूँगी बिकॉज तब फीमेल जो थी वो अननेसेसरीली काम बहुत करती थी, तो वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग जनरेशन थे। वो प्रेगनेंसीज में डॉक्टर के पास मेडिकल बनवा के बेड रेस्ट नहीं मांगते थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम थी वो मेहनत करते थे। दैट इज़ वाई इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम टू डिलीवर नॉर्मली। नॉर्मल डिलीवरी आप यूट्यूब में देखते हैं, लुक्स वेरी फैंसी, छींक मारी, ओह पुश एंड बेबी आउट हो गया। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में पेन टॉलरेट करना सबके बस की बात नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग पेन। आप देखते होंगे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कि मेल्स एक्सपेरिमेंट हुए, मेंस्ट्रुअल पेन मेल्स को लगा दिया, वो पेन तक तो लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी के पेन की आप बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, ओवर पैम्परिंग हो रही है। मैं बिल्कुल पैम्परिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम अ फीमेल, I would also want to get pampered if I have a child, but over pampering is very harmful. आप प्रेग्नेंट होते ही बेड रेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, आप मूव नहीं करते हैं, आप हिलते नहीं हैं, बॉडीज चेंज हो गई है। हर कोई सिर्फ जंक फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है, हेल्दी खाना कोई खाना पसंद नहीं करता है। हर कोई मुंह बनाता है कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। एक्सरसाइज, मैं कहती हूँ आप स्क्वाट क्यों नहीं करते हैं, आप वेट ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हैं? ट्रेनर्स होते हैं हु आर इक्वली इक्विप्ड, जो आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताते हैं, आप वो नहीं करते हैं। मैं तो बहुत ये चीज़ देखती हूँ, टेलिंग यू टू स्क्वाट, यू विल नॉट स्क्वाट, कि मैम मेरे पैर में दर्द हो जाता है, मेरे ये हो जाता है, मेरे वो हो जाता है। तो आप खुद उस एक्सक्यूज से बाहर नहीं निकलना चाहते। अगेन आई नो, पता चल जाता है कि क्या जेन्युइन है और क्या जेन्युइन नहीं है। इतना तो देखिए, वी कैन रीड ह्यूमंस, राइट। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले भी बताया, फीमेल्स आर नॉट रेडी टू शो देयर प्रॉब्लम्स टू डॉक्टर्स। हम लोग क्या करते हैं, चेकअप करने की भी कुछ रूल्स एंड सिस्टम्स हैं। तो 9.25 महीने पे 36 वीक्स पे हम लोग ज़रूर एक वजाइनल चेकअप करना चाहते हैं। वो नहीं कराती हैं। आप 2 फिंगर्स तक चेक नहीं करा रहे हैं, आप
2.5 किलो से ऊपर का बच्चा कैसे निकाल लोगे नीचे से? और खींचातानी की डिलीवरी, भाई मैं मेडिकल कॉलेजेस में या प्रैक्टिकली भी देखा है, जब पुश करने का टाइम आया, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही, कर लो जो करोगे, मरीज बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। तो फिर क्या है, एक डॉक्टर ऊपर चढ़ेगा, एक डॉक्टर नीचे से खींचातानी करके डिलीवरी करेगा। वो डिलीवरी थोड़ी है, हाँ। वो तो दाई का काम हो गया। और पहले जमाने में चल डिस्टर्ब हो सकता है। एग्जैक्टली, इतना यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, इतना बाद में छींकने खांसने में बाथरूम में दिक्कत होती है। तो खींचातानी की डिलीवरी से तो बेटर है ना कि जब आपको नहीं पता, और सबको अपना पेन का थ्रेशोल्ड पता होता है, तो आप सेफ डिलीवरी कराइए। दूसरी बात, आजकल अब नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सीधा रहना जरूरी है। मतलब बच्चे का सर मदर के वजाइना के पास होना चाहिए। हाँ। आजकल बच्चे आड़े टेढ़े और उल्टे बहुत होते हैं, कौन नॉर्मल डिलीवरी कर देगा? बच्चा फोन थोड़ी है कि वो फोल्ड करके बाहर आ जाएगा, है ना? और अगर ऐसा करने की कोशिश करी तो उन्हीं की जान के लिए, उन्हीं की जान के लिए। दूसरा है भैया, फिर हम भी तो डर रहे हैं, आप तो हर चीज में सू करने की धमकी दे रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, प्लेसेंटा आजकल काफी नीचे, बहुत केसेस में आप देखते हैं डॉक्टर बोलता है कि नाल नीचे है, हाँ। बच्चे के गले में नाल है। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, नाल को ठीक करने की ना तो कोई दवाई होती है, ना कोई पोजीशन होती है, ये नेचर डिसाइड करती है। तो ये सारे फैक्टर्स सिजेरियन को प्रमोट कर रहे हैं। और अब तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कहती हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट पेन, डॉक्टर आई विल नॉट शो यू ऑल्सो, then please opt for cesarean delivery, because I can't insert my hand and take out your baby. This is not how it works. तो डॉक्टर को ब्लेम करना कि वो पैसा कमाने के लिए या डॉक्टर सिजेरियन कर रहा है, हालात ऐसे हो गए हैं। हर डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करना चाहता है, और हर डॉक्टर अपने पेशेंट्स को एटलीस्ट 7 महीने के बाद बोलता है बैठो, उठक बैठक करो, नीचे बैठ के काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अगर सब कुछ हेल्दी है तो। जब आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? और नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आराम से हो रही है तो, क्योंकि देखिए नॉर्मल डिलीवरी की भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। और अगर कल को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो आप ही होंगे जो सबसे पहले बोलेंगे, मैडम डॉक्टर तो आप थी, आपने तब ऑपरेशन क्यों नहीं कर दिया? मतलब मैं तो देखती हूँ प्रैक्टिकली सिजेरियन की कंसेंट लेने में, ओ माय गॉड, तब आप ऐसा फील करा देते हैं, तब तो अंदर से डॉक्टर को लगता है हाय क्यों बन गई मैं डॉक्टर। मुझे दिख रहा है कि बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा है, माँ परेशान हो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। घर वाले कंसेंट नहीं दे रहे, जी डॉक्टर ने तो सिजेरियन के लिए कह दिया। आप सोचिए हमारी क्या हालत होती है। हम पे एक जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वी हैव 2 लाइव्स टू टेक केयर ऑफ। एंड आजकल इतने अनग्रेटफुल लोग हो गए हैं, आप 2 पैरों पे हेल्दी घर जा रहे हैं, एक बेबी के साथ घर जा रहे हैं, प्लीज से थैंक यू दैट वी सेव्ड योर लाइफ, दैट यू आर हैविंग अ हेल्दी बेबी। स्टॉप ब्लेमिंग अस फॉर एवरीथिंग। सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करिए प्लीज, वरना हम लोग इतने डर जाएंगे एज डॉक्टर कम्युनिटी कि हम शायद इतने हेल्पलेस हो जाएंगे कि नुकसान जनता को ही होगा, हम सब चुप बैठ जाएंगे, जो आजकल हो रहा है। और बहुत सारे लोग ना इस बात से बड़ी शिकायत करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, तो इतने सारे हमें डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं, बट आई गेस वो माहौल हम ही लोगों ने क्रिएट किया है। आप लोग ने ही क्रिएट करा है, क्योंकि मोर्टेलिटी किसी को एक्सेप्टेड नहीं है। अगेन, जैसे मैंने अभी बोला कि पहले के लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान है, तो मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान मत मानिए, मैं एक इंसान हूँ जिसने पढ़ाई करी है और जो आपकी मदद कर सकता है। देखिए, आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी जा सकते हैं, नेचुरल कैलामिटी में भी जा सकते हैं, हेल्दी भी जा सकते हैं, बट हॉस्पिटल में अगर कोई चला गया तो वो डॉक्टर की गलती है। एंड एज अ ह्यूमन, एज अ डॉक्टर ऑल्सो, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ नुकसान नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता, है ना? तो वो चीज़ लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात, अब तो लोग ये भी नहीं सोचते कि एक फीमेल है। हमारे कितने ऐसे कोलीग्स हैं जिनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है, हॉस्पिटल्स तोड़ दिए, फीमेल्स को मार दिया। तो भाई हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमारे भी घर परिवार हैं, हम भी मदर्स हैं, या हम मेल डॉक्टर्स भी फादर्स हैं, तो हम भी तो अपना प्रोटेक्शन लेंगे ना। हम डॉक्टर बने तो हम मार तो नहीं खाएंगे ना। तो इसीलिए इतना हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे। हमारा, जैसे आपका ब्रेड बटर है, यू आर अ वंडरफुल जॉकी, तो मेरा भी तो ब्रेड बटर है ना, डॉक्टर बनना। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को डिवास्टेट कैसे होने दूंगी? इसीलिए इतने सारे कंसेंट फॉर्म्स हैं। और उससे एक फायदा ये भी है कि डॉक्टर पेशेंट ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, आपको सब चीज़ बता दी गई है, अब आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। राइट। तो सबसे पहले तो भैया यही है कि आप मदर बनने जा रहे हो, मेंटालिटी अपनी थोड़ा सा चेंज करो, और साथ साथ अपने माइंड को सेट कर लो कि भैया ये तो प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, है ना, एक चीज़ और वो ये कि हम कंसीव करने की सबसे बेस्ट
एज क्या मानी जाती है मेडिकल साइंसेज में, प्लस अब आईवीएफ का टाइम आ चुका है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, और साथ ही एग फ्रीजिंग का भी अब लोग अब ओपन हो रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंडिपेंडेंट अगर रहना है तो हमें कुछ चीज़ें देखनी भी पड़ेगी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सी होती है मैम? और एक और चीज़ वो ये कि बहुत सारे लोग आईवीएफ के साथ में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, प्लीज आप साथ में ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए बेस्ट फर्टिलिटी का टाइम है 20 to 25। अच्छा, ठीक है ना, बट दैट्स टू अर्ली टू गेट मैरिड। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अनफॉर्चुनेटली अंडे की जो क्वालिटी है, जो एग की क्वालिटी है, वो कम होती चली जाती है। 30 के बाद और कम, 35 के बाद और कम, 40 के बाद तो बिल्कुल ही कम, और 45 के बाद तो ना के बराबर हो जाती है। एंड अगेन दोनों पार्टनर्स का, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अर्ली मैरिज हो जाती है, जैसे आज भी हमारे इंडिया में, ठीक है, आप यू वांट टू गेट मैरिड, यू गेट मैरिड अर्ली, तो शादी के 1 साल बाद ट्राई कर लो ना, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको अपने लिए भी टाइम मिल गया, और फिर आपने बिफोर 25 एटलीस्ट एक बेबी तो कर लिया। अगर आपकी लेट शादी हो रही है, जो आई बिलीव कि अगर सही पार्टनर मिलेगा तभी शादी करेंगे, है ना, तो अगर लेट शादी भी हो रही है, तो अगर आपकी 26-27 तक शादी नहीं हुई है, तो एक फ्रीजिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि तब आपके अंडे बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बच्चे में कम होंगे। आपको अगर 36 ईयर्स में, 35 अब 30 कोई पार्टनर भी मिलता है, तो यू नो कि मेरे, अगर मैं नेचुरली उस टाइम पे कंसीव नहीं कर पाई, तो मेरे एग्स रखे हुए हैं, तो आई कैन, वो वाली फीलिंग होती है ना कि माई बेबी, माई बॉडी, माई एग्स, माई ब्लड, तो वो चीज हो जाती है। तो एग फ्रीजिंग इज अ गुड ऑप्शन फॉर फीमेल्स हु आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज एंड यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ। फॉर फीमेल्स हु वांट फैमिली, हु वांट टू बी इंडिपेंडेंट, एग फ्रीजिंग इज अ ब्रिलियंट ऑप्शन फॉर देम। ओके, और आपने एक चीज मेंशन करी, वो भी जानना चाहूंगी कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं अगर एक सर्टेन एज के बाद, जो बेस्ट टाइम आपने बताया, उसके बाद अगर हम कंसीव करते हैं, वो एक शॉर्ट में बताएंगे आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? देखिए, जैसे पहले कहते थे मंदबुद्धि बच्चा है, हाँ, तो ट्राइसोमी 18, 21, डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, ये 30 के बाद बढ़ जाता है रिस्क, 35 के बाद और रिस्क हो जाता है, 40 के बाद तो बहुत रिस्क है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मदर की एज बढ़ रही है, कुछ मदर की बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इनको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपका हेल्दी एग्स हैं, जो मतलब लेस देन 30 में थोड़ा मिलने को, तो देखो 20 साल में भी हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव देखा है, बट ये है कि चांसेस कम होते हैं, तो तब आप अपना एग फ्रीज करा सकते हैं अगर आपके कोई नियर फ्यूचर प्लान्स नहीं है प्रेगनेंसी के। बहुत सारी पार्टनर्स जो हैं वो आईवीएफ की तरफ जाते हैं, लेकिन उनका आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो उसके रीजन क्या क्या है? देखिए, आईवीएफ का सक्सेसफुल होने के लिए, आईवीएफ में हम क्या करते हैं, एग्स लिया, बाहर से बनाया और अंदर मतलब डाल दिया, राइट? हाँ। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, अंदर का यूट्रस की लाइनिंग हेल्दी नहीं है, तो आईवीएफ कई बार फेल हो जाती है। और वो आई नो बहुत पेनफुल है, आपने इतना ज़्यादा एक्सपेंस लगाया और उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके लिए यूट्रस का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हार्मोनल बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप आईवीएफ में भी नहीं अवॉइड कर सकते। और एक सर्टेन एज में सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होते हैं। मेडिकली और लीगली इंडिया में 50 फीमेल्स के लिए मैक्सिमम एज है आईवीएफ की। बट अगर आप ये देखें, जैसे हम आईवीएफ में टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो कई बार 40 के बाद यूजुअली लोग आईवीएफ में जाते हैं, तो कई बार एग्स नहीं बनते हैं, तो फिर एग डोनेशन एक हेल्दी, हाँ, एग डोनेशन लीगली वो प्रोसेस होता है जिसमें जिसका एग ले रहे हैं, यू डू नॉट नो दी आइडेंटिटी, जिस जैसे स्पर्म बैंक्स होते हैं, इसी तरह एग डोनेशन से आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि यूट्रस तो आप ही का है ना, तो बेबी तो आप ही का हुआ। एक वो जो स्टिग्मा है कि मेरा बच्चा नहीं है, तो बेबी तो आपका हुआ, बट वो हेल्दी एग बना, तो बच्चे में 40 साल की एज में भी बच्चे में मेंटल अबनॉर्मलिटी के चांसेस कम हो गए, और आप यू कैरी योर ओन चाइल्ड एंड यू डिलीवर्ड योर ओन बेबी, तो वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे मेरा मानना है कि देखिए 45 के बाद आईवीएफ के रिजल्ट्स भी थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए शायद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 50 कट ऑफ फिलहाल के लिए एक रेंज रखी हुई है। तो उसके बियॉन्ड फिर आप ये भी सोचिए ना, अगर आप 50 साल में बना रहे हैं बच्चा, ऑथेंटिकली सोचिए, 70-80 लाइफ स्पैन है, your child would be 18-19 years, you will be sick, you won't be able to see his or her marriage, बहुत सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि 50 एज रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने
लीगल अगर हम IVF कराना चाहें, बट अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की जो मदर है उन्होंने कंसीव किया है बिल्कुल। और उनकी एज 58 रही है। 50 वो she went outside India ओके and got it done, which was I'm sure she must have got egg donation done. वो लकी हैं, आप समझ रहे हैं, she was lucky that she conceived and she delivered. Ideally it was not okay, क्योंकि she not only put herself at risk, भाई 58 में मेनोपॉज हो चुका होगा, आपने एक्सटर्नली बहुत अपनी बॉडी के साथ प्ले करा है ना, आपने बहुत अननेचुरल तरह से अननेचुरल प्रोसेस के, अगेन इट वाज हर चॉइस, एवरीथिंग वाज है ना, इट इज़ माई चॉइस माई बॉडी, बट अगर आप डोंट सेट एन एग्जाम्पल, डोंट सेट सच एन एग्जाम्पल जो आगे के लिए लोगों के लिए बहुत मतलब इट इज़ नॉट ओके फॉर पीपल। अब हर कोई अगर 60 ईयर्स या 50 ईयर्स में 50+ में प्रेगनेंसी प्लान करने लगा तो उसके साथ फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं आपको वो भी समझनी पड़ेंगी। वो हेल्दी नहीं है, दैट इज़ नॉट हेल्दी, विच वॉज रॉन्ग। शी कुड हैव गॉट सरोगेसी डन, ये भी हो सकता है ना, वो सरोगेसी एग डोनेशन और हस्बैंड के स्पर्म से भी करा सकती थी, बिल्कुल, बट उन्होंने बट इंडिया में आई गेस सरोगेसी लीगल नहीं है। हो। अच्छा, अब हो गई है। हाँ, लेटेस्ट लॉ है, कुछ अंडर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेटेस्ट लॉ में आप करा सकते हैं। ओके, उसके लिए फिर आप अपने IVF डॉक्टर से मिलिए, डिस्कस करिए, बात करिए। मैं हर बार ये कहती हूँ कि आगे से आप आइए, डिस्कस करिए, ऑप्शंस हैं बहुत सारे, उसमें से आप चूज करिए। ओके, बट देन डिस्कस, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, वो थोड़ा गलत हो जाता है। बिल्कुल, और जब बात जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो तब तो डिस्कस कर ही लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मेघना मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे लगता है इस वाले पॉडकास्ट से तो बहुत सारी, मतलब आपने इतने बोल्ड तरीके से हर चीज़ बताई है, और क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतने सालों का रहा है और आपने देखा भी होगा क्योंकि आपकी भी फैमिली डॉक्टर्स की है, सो आपके एक्सपीरियंसेस इतने सारे हैं, उससे मुझे लगता है कि अगर किसी की मेंटालिटी में थोड़ा सा भी होगा तो आई गेस इस पॉडकास्ट से चेंज हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भाई वी आर इनटू पब्लिक हेल्थ, वी आर इनटू पब्लिक अवेयरनेस। आई होप लोग समझें इस बात को, रियलाइज करें और हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। बिल्कुल, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप दोस्तों कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है। सो आई गेस हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैम के साथ में एक और सीरीज बनाएंगे। यस, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ में, एक और नए मेहमान के साथ में। कौन होंगे वो हम बाद में ही बताएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको मेंस हेल्थ के बारे में भी जानना है तो आप वॉक टॉक रेडियो पर एक और पॉडकास्ट जो कि आरजे गौतम के साथ में है उसको ज़रूर देखिए। बहुत सारे मिथ्स वहाँ पे भी आपके क्लियर होंगे, और अगर अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।